वेलकम क्लास। आप लोगों की BEE की क्लास जो है, जितने लॉकडाउन के पहले हमने पढ़ चुका है, जैसे कि DC नेटवर्क हमने पढ़ा था, जिसमें थ्योरम्स और एनालिसिस बहुत टाइप के, जिससे हमने सर्किट सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ और लेंज का लॉ। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, बेसिकली ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस लेने का सोच रहा हूँ यूट्यूब पे। तो इससे पहले मैं आज वीडियो लेक्चर ही लूँगा, उसके बाद से हम लोग लाइव क्लासेस भी ले सकेंगे। तो आज देखते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, आप लोग डेली लाइफ में हर जगह ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। जैसे कि आप कभी सब स्टेशन के पास गए होंगे तो वहाँ पे दिखता है। जैसे ये आपका ये जो ट्रांसफार्मर है, ये सब स्टेशन पे मेनली लगा रहता है, बड़े बड़े सब स्टेशन पे, छोटे पे नहीं। छोटे में इससे छोटा साइज जैसे जैसे बड़ा होता है, इसका रेटिंग होता है। तो ये बड़े ट्रांसफार्मर है, इसको पावर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है। ये आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, आपके घर के आसपास देखते होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। इसको ये देखो, पोल पे है तो इसको पोल माउंटेड भी बोलते हैं। इनका जैसे जैसे छोटे होते हैं वैसे इसका पावर कैपेसिटी कम होता जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है। ये आपके छोटे छोटे आपके उपकरण जो होते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह हुआ, या आपने देखा होगा आपका रेडियो हुआ, है ना। तो रेडियो वगैरह में पावर सप्लाई कम करके उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो घर में हमारा 200 230 वोल्ट का सप्लाई आता है, उसको हम लोग 12 वोल्ट या 5 वोल्ट जितना भी नेसेसरी है उतना रिड्यूस करते हैं वोल्टेज को। फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफायर के थ्रू फिर DC वोल्टेज अप्लाई होता है। ये अंदर का चीज़ है। बेसिकली आपने ये देखा होगा कई सारे उपकरण में। ठीक है। तो ये तो उसका परिचय हुआ है लेकिन ये करता क्या है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है, ठीक है, ट्रांसफार्मर लो लेवल लो लेवल वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और करंट के लिए भी, ठीक है, करंट भी अगर इधर हाई वोल्टेज है तो इधर करंट लो रहेगा, और उधर हाई वोल्टेज है तो उधर करंट लो रहेगा, वाइस वर्सा। ठीक है। करंट हाई रहेगा तो वोल्टेज लो रहेगा। ये उल्टा होता है। इसके दो साइड होते हैं, जैसे ये आपने हर जगह देख रहा हो, ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ। इसका एक साइड ये हुआ, एक साइड इस साइड हुआ, है ना, ये वाला साइड पीछे, इसके पीछे वाला। इसमें इसमें भी देखो दो साइड है, एक यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, A3, और उसके पीछे में देखो A3। तो इसके दो साइड होते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं। एक को बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड, एक को बोलते हैं लो वोल्टेज साइड। जिधर हाई वोल्टेज रहता है उस ओर का वोल्टेज हाई होता है, और ये अगर वोल्टेज को कम कर रहा है तो उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। स्टेप डाउन, वोल्टेज एक तरफ ज़्यादा है आपके पास, जैसे 100 वोल्ट है, उसको आपको 10 वोल्ट पर करना है तो उसको आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो दूसरे साइड आपको 10 वोल्ट मिल रहा है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। उसी तरह अगर ये वोल्टेज अप कर रहा है तो इसको स्टेप अप कहेंगे। जैसे 10 वोल्ट को 100 वोल्ट बनाना है तो एक साइड यहाँ 10 वोल्ट देंगे, उस साइड आपको 100 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये सेकेंडरी साइड में, तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर आपने, ये जनरल यूज़ के ऊपर है। ट्रांसफार्मर को बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे,
ऑपरेशन के बेसिस पे, है ना। तो इस प्रकार अभी हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन देखा है, लेकिन इसके आगे मैं अभी बताता हूँ क्या होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये इसका ब्रीफ हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री क्या हुआ, ये आपको परिचय हो गया, ट्रांसफार्मर से आपको परिचय। इसके बाद हम देखेंगे अंदर में ट्रांसफार्मर कैसा है, उसका वर्किंग देखेंगे। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं आप लोग, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये वर्किंग इसका थोड़ा समझा देता हूँ, थ्योरी जो है। फिर जैसे कि ये फर्स्ट इमेज आपने देखा होगा, ये फर्स्ट इमेज, ये वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे। इसमें जो बाहर वाला खोल दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसका कोर है, ठीक है। अब ये कोर है और देखो कंस्ट्रक्शन इसमें दो टाइप के होते हैं, एक सेल टाइप, एक कोर टाइप होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको कई अलग अलग टाइप के दिखेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये वाला है। इसमें देखो समझने के लिए क्या समझेंगे, ये कोर है, ठीक है। कोर किसका होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का। जैसा कि हम लोग फैराडेज लॉ में पढ़ रहे थे, कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहा था, पिछले क्लासेस में, तो उसमें क्या होता था कि एक जगह हमारे पास कॉइल होता था, कॉइल में करंट होता था, और जैसे करंट फ्लो कराते थे तो फ्लक्स डेवलप होता था। अब ये कॉइल जो है आसपास में दूसरे कॉइल को, इस कॉइल का जो फ्लक्स है आसपास के दूसरे कॉइल से लिंक होता था। अब जब कॉइल को या फर्स्ट कॉइल को या सेकंड कॉइल को मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, तो दूसरे वाले कॉइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस हो जाता था। सेम प्रिंसिपल यही है, ट्रांसफार्मर वर्क ही करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसे कि ट्रांसफार्मर का जो परिभाषा है फर्स्ट वाले चैप्टर में, यहाँ पे हम लोग देखें ट्रांसफार्मर का क्या परिभाषा है। अ ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। स्टैटिक किस लिए, स्टैटिक है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है, ठीक है, मूविंग पार्ट नहीं रहता है, मैं बताऊंगा आगे। विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम, ये क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। कोई भी पावर हो, पावर को कम ज़्यादा नहीं करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। जितना पावर प्राइमरी साइड, इसके दो साइड होते हैं, एक साइड से इन होता है, एक साइड से आउट होता है। तो इन जहाँ से होता है उसको प्राइमरी साइड बोलते हैं। तो प्राइमरी साइड से पावर आता है और सेकेंडरी साइड से चला जाता है, ट्रांसफर होता है, पावर का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, ठीक है। वन वोल्टेज, एक साइड जैसे ये प्राइमरी है तो प्राइमरी में कुछ वोल्टेज होगा, सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज होगा। तो इधर वोल्टेज लेवल कुछ है, इधर कुछ है, तो वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। ये स्टेप प्राइमरी से सेकेंडरी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए अनदर वोल्टेज लेवल बोलो। जैसे आपका पर्पज़ है यूज़ करने का, आपको जैसे यूज़ करना है उस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे, वहाँ स्टेप अप लगाना है, स्टेप डाउन लगाना है, इसीलिए। तो इसलिए वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेंसी। देखो पावर जो भी है, इलेक्ट्रिकल पावर, उसका एक फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। जैसे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हुआ, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे पावर आता है। हमने जनरेटिंग स्टेशन से पावर जनरेट करते हैं, आपने कई जनरेटिंग प्लांट देखे होंगे अगर, तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहता है 5 मेगावाट, 500 मेगावाट, इस प्रकार से जनरेटिंग स्टेशन से पावर जनरेट होता है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है। तो वो पावर ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, पावर जो ट्रांसफर होता है उसमें पूरा सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ये ट्रांसमिशन सिस्टम के सबसे फर्स्ट एंड पे लगा रहता है पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रहता है, इसलिए वहाँ पे बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं। ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी हो सकता है इतने बड़े साइज का,
पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई पावर के को ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। तो बड़े बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के भी ट्रांसफार्मर होते हैं आपके यूज़ के अनुसार। तो ये जो ट्रांसफार्मर है पावर को बेसिकली ट्रांसफ़र करता है अपने एक कोयल, जैसे दो कोयल होते हैं इसमें, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र कर देता है, इलेक्ट्रिकली नहीं मैग्नेटिकली। कैसा? इलेक्ट्रिकली मतलब डायरेक्ट अगर कनेक्ट रहता प्राइमरी टू सेकेंडरी तो ये इलेक्ट्रिकली होता ट्रांसफ़र, लेकिन ये मैग्नेटिकली होता है, जो कि फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दूसरे में हो जाता है। तो इस प्रकार पावर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है सेकेंडरी साइड में। ठीक है, इसलिए ट्रांसफ़र करता है पावर को विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। प्राइमरी साइड में जो अगर 5 मेगावाट का पावर है प्राइमरी साइड में, तो वो सेकेंडरी साइड में भी 5 मेगावाट का पावर ही जाएगा, और उसका इधर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी साइड भी 50 हर्ट्ज ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब ये तो इसका हुआ ये तो हुआ इसका एक संक्षिप्त परिचय। तो इसका ये आपने परिभाषा लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भी स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी मैं लिखवा रहा हूँ, कॉपी लेके बैठो, कॉपी पे लिखते भी रहना। अभी ये स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ले लिया आपने? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। यहाँ देखिए, अब जैसे ट्रांसफार्मर को समझना है तो इसमें देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने के लिए ये बनाया गया है कि इसमें दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल को प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, कॉइल हो चाहे वाइंडिंग हो, वाइंड किया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी है। देखो प्राइमरी साइड देखो वाइंडिंग, और सेकेंडरी में कुछ अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्राइमरी में देखो टर्न्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लपेटे गए हैं। तो इधर जो टर्न्स हो गए उसको N1 बोलेंगे, जैसे यहाँ पे इसी का यहाँ पे इस फॉर्म में है। इधर जो भी लपेटा गया, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने बार घुमाएगा लपेटा जाता है उसको टर्न्स, जैसे एक बार घुमाए तो एक टर्न्स, 2 3, तो इसको N1 बोलते हैं, सेकेंडरी साइड को N2 बोलते हैं। ठीक है, ये इधर ये N1 हुआ, ये N2 हुआ। प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई होता है, उसको प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, कॉइल के दो एंड होंगे, दोनों साइड दो दो एंड होंगे। अब ये दो एंड में प्राइमरी एंड पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज प्राप्त होता है प्राइमरी में, जैसे एसी वोल्टेज। अच्छा, एक चीज़ और, ये एक एसी डिवाइस है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है, एसी पे वर्क करता है। दूसरी चीज़, ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा, उसके वाइंडिंग जल जाएगा, क्योंकि वो डिज़ाइन किया गया है एसी वोल्टेज को कैरी करने के लिए। अगर आप डीसी अप्लाई करोगे तो उसके वाइंडिंग जल जाएंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान देना, ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर माइनिंग के भी, हम माइनिंग सरदार वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो बीडब्ल्यू के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बेसिकली आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता है, ट्रांसफार्मर क्या है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये सब बस पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको डीपली उसके कैसे वो बिल्ट हुआ ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ ही लिया है, उसमें शायद हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पढ़ा था, वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर के साथ ही साथ वो मैं क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने एक बार रिकॉल करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। क्या होता था? जब भी चेंज इन फ्लक्स होता है किसी भी कॉइल, ठीक है कॉइल है, किसी भी कॉइल से संबद्ध या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
इफ देयर इज अ चेंज इन द लिंक्ड फ्लक्स, तब उस कॉइल के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके दो एंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होकर वोल्टेज डेवलप होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वोल्टेज डेवलप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार वोल्टेज डेवलप को इंडक्शन बोलते हैं, है ना, इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज, ये पूरा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेम प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, देखो अब हम लोग डायरेक्ट इसका थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे। देखो एसी सप्लाई, ये जो है मैग्नेटिक फ्रेम है, ठीक, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये किस प्रकार बना रहता है कंस्ट्रक्शन में आगे पढ़ेंगे, बाकी अभी समझ लो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग ऐसे लपेट दिया गया, सेकेंडरी साइड में भी लपेट दिया गया। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ऐसे लपेटा गया है, जैसे ये है ना ऊपर से ऐसे दिख रहा है, ऐसे लपेटा गया है, ऊपर से ऐसे आके अंदर गया है, फिर ऐसे, उसी तरह ये भी ऊपर से ऐसे अंदर आके ऐसे ही लपेटना है। ये वाला जो है ऐसे ऊपर से ऐसे आएगा यहाँ पे, फिर ऐसे लपेटा है, सेम इसी प्रकार यहाँ से जैसे है ना ऐसा फिगर बनेगा, तो मैं बाद में बता दूंगा। तो ये जो है ये दिख रहा है, दो वाइंडिंग आपको दिख रहे हैं, एक फ्रेम दिख रहा है। अब यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज जैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे जैसे आपने एसी वोल्टेज सप्लाई दिया, सप्लाई करें, तब क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा इस वाइंडिंग के थ्रू। अब वो एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा किसी कॉइल से। जब किसी कॉइल से करंट फ्लो होता है तो आप सब जानते हैं क्या क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जनरेट होगा किसी भी कॉइल से, आप कोई भी करंट डीसी हो चाहे ऐसी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब चूंकि वोल्टेज एसी है तो करंट भी एसी होगा, और जब करंट एसी है तब जो फ्लक्स डेवलप होगा वो भी एसी इन नेचर होगा, मतलब अल्टरनेटिंग इन नेचर, मतलब उसका पोलैरिटी कभी यहाँ प्लस होगा, फिर थोड़े देर बाद यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो इस प्रकार से फ्लो होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अल्टरनेटिंग इन नेचर। तो ये देखो, और ये फ्लक्स ये मैग्नेटिक पाथ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पाथ मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक पाथ, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल का है तो मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक सर्किट ही है। तो जो भी फ्लक्स है लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करते हुए फॉलो होगा, तो इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है, इसमें फ्लो होगा। जब यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर यहाँ पर पार्ट पॉजिटिव कॉइल का, तब फ्लक्स ऐसे फ्लो होगा। जब यहाँ जीरो होकर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो अल्टरनेटिंग इन नेचर रहेगा फ्लक्स। ठीक है, अभी सेकेंडरी के बारे में नहीं सोचना। ये जो फ्लक्स जो क्रिएट हुआ है अल्टरनेटिंग इन नेचर है, और लगातार वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी यहाँ से जीरो से बढ़ता है, मैक्सिमम जाता है, फिर घटते हुए इधर फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ही है, लेकिन जीरो से बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम जाके फिर घट के फिर जीरो हो जा रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम फिर नेगेटिव। जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने देखा था, पढ़ाया था हमने, इस प्रकार से फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग इन नेचर है। ठीक है, सिनुसोइडल उसका भी वोल्टेज आएगा, वेवफॉर्म आएगा, मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर नेगेटिव। ये जो है ये वैल्यूज है, ये वेव फॉर्म है उसका। और डायरेक्शन मैंने बताया कि इस प्रकार वो फ्लो होता है, ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे। इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये फ्लक्स सेटअप हो रहा है अल्टरनेटिंग इन नेचर है, मतलब चेंजिंग इन नेचर है। जब चेंज हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है, हमेशा चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव में जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो,
फिर नेगेटिव में 0 से मैक्सिमम नेगेटिव, फिर मैक्सिमम नेगेटिव से 0 हमेशा चेंज हो रहा है। इसलिए ये जिस भी कॉइल से लिंक होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज डेवलप करेगा। समझ में है? तो ये खुद जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये फर्स्ट वाला कॉइल जिसको प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स जो है ये खुद अपने ही कॉइल से लिंक तो हो ही रहा है। दिख रहा है? अपने कॉइल से लिंक भी हो रहा है और ये सेकेंडरी कॉइल से भी, सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक पाथ में जो भी फ्लक्स फ्लो हो रहा है दोनों कॉइल से लिंक होगा। ठीक है, ये वर्ड समझो, लिंक हो रहा है दोनों साइड से। अब देखो, खुद ही के करंट के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ और ये फ्लक्स खुद ही पे लिंक हो रहा है और वो चेंजिंग इन नेचर है फ्लक्स, इस कारण इसमें और इसमें दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि फ्लक्स जो है जो भी लिंक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए फैराडे के लॉ के अनुसार दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा और वो वोल्टेज भी चेंजिंग अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, सिनुसोइडल ही होगा, क्योंकि सिनुसोइडल ही सब अप्लाई कर रहे हैं तो सब सिनुसोइडल होगा। ठीक है, अब ये देखो E1 जो है यहाँ पे, ये जो E1 है प्राइमरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये E2 जो है सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज है। तो जो E1 है, E1 को बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। समझ में आया? क्यों? क्योंकि खुद के करंट, खुद के फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, खुद के फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। और ये जो E2 है ये प्राइमरी के फ्लक्स, प्राइमरी करंट के कारण उत्पन्न हो रहा है, प्राइमरी करंट के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण इस E2 में जो ये जो E2 है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड EMF है, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। समझ में? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। वो फैराडेज के लॉ वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो ये आप समझ जाइए। अगर एग्जाम में आया तो डायरेक्ट इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब यहाँ देख लो, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी टर्मिनल है, ये ओपन है ना, अभी कोई लोड वोड नहीं लगा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा ध्यान देना कि अभी ये ओपन है। ठीक है, आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब था, लेकिन अभी बस ये समझ में रखो कि यहाँ पे ये ओपन है, अभी कोई इधर लोड नहीं लगा है। यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप कोई लोड नहीं लगा है तो करंट यहाँ पे कोई नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ओपन है ना सेकेंडरी। ये जो शॉर्ट सर्किट जैसे दिख रहा है वो गलत है, ये जैसे यहाँ पे ओपन दिख रहा है ना, ये दोनों पॉइंट ओपन है, उसी तरह ये यहाँ भी ओपन है और यहाँ पे सप्लाई दिया गया है, यहाँ कोई लोड नहीं लगा है। अब देखो, जब यहाँ कोई लोड नहीं है, सेकेंडरी में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तब जो करंट प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको नो लोड करंट बोलते हैं। इसे नो लोड जैसे 0 है। ठीक है, फुल लोड रहता है तो FL, फुल लोड का FL लिखते हैं। ठीक है, तो वो सब आगे का टाइम से, तो ये I0 का मतलब समझ जाओ कि इसको नो लोड करंट कहा जा रहा है ना, नो लोड करंट। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, और मैं भी थोड़ा समय दूंगा इस वीडियो के बाद। जो भी डाउट आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन व्हाट्सएप के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कीजिए, मैं 2 घंटे तक जो भी जवाब देना रहेगा, आपको जो भी डाउट रहेगा आप उसमें पूछिएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद कहाँ पे, हाँ, अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे हाँ, इंड्यूस्ड EMF समझ में आ गया ना आपको? ये E1 है, यहाँ पे इस ये जो हमारा वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज है,
जैसे V1 है जो यहाँ सप्लाई वोल्टेज है, ये E1 जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा, यहाँ और यहाँ, ये दोनों सिरों पे। अब जैसे यहाँ पे देखो E2 और V2 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ऐसी तार बाहर निकाल दिया गया है, तो E2 इक्वल टू V2 है। इसी प्रकार यहाँ पे, ठीक है, अभी जैसे कि नो लोड की कंडीशन में दोनों लगभग बराबर ही रहते हैं। यहाँ पे कुछ लॉसेस भी होते हैं, जिसके कारण V1 का वैल्यू ज़्यादा रहता है, ड्रॉप होने के बाद E1 मिलता है। इसलिए अभी ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लॉसलेस समझ रहे हैं। यहाँ इस वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, इसलिए V1 का वैल्यू E1 के बराबर, E2 का वैल्यू V2 के बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट में आ जाइए। ये थोड़ा सा वर्किंग समझ में आ गया ना आपको? ये इसका मेन प्रिंसिपल है, इसी बेस पे आपका काम करेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग हो जाता है, आगे कंस्ट्रक्शन भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कोर टाइप, सेल टाइप। और ये है सिंगल फेज, है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज 2 वाइंडिंग। देखो 2 वाइंडिंग है और सिंगल फेज है। सिंगल फेज समझ में आया ना? देखो यहाँ पे फेज लाइन आपका आता है, जो सप्लाई आता है, सप्लाई में एक फेज लाइन एक न्यूट्रल रहता है, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने, ये फेज से और इसको न्यूट्रल से। तो ये आपका सिंगल लाइन सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। 3 फेज में 3 फेज का अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने इसमें देखा ना, 3 फेज के लिए 3 लाइन रहेगा हमेशा, एक न्यूट्रल लाइन भी रहता है, वो बात की बात है। अभी आप 2 फेज में समझिए। इसके बाद जो आपका अभी तक आपने सब देखा, ब्रीफ इसका डेफिनेशन देखा, वर्किंग देखा ब्रीफ में। इसके बाद अगर आपको और समझना है तो आप बताइएगा, मैं आपका वर्किंग को और डिटेल में दूसरे कोई वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जो हम लोग का मेन है, जैसे मेन ये है आपका ये EMF इक्वेशन ऑफ वन फेज ट्रांसफार्मर। EMF इक्वेशन, जो EMF इक्वेशन ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमको डिराइव करना है, 10 नंबर में पूछता है मैक्सिमम बार, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उसके समझने से पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ, और ये जो नोट्स है ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, अभी मैं टाइम दूंगा। ये हाँ, यहाँ तक का एक इक्वेशन आपको डिराइव करना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप जो डेरिवेशन है आप करेंगे, तब आपको उतना 10 नंबर मिलेगा। आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने के लिए ये मैंने इक्वेशन बना के रखा है, जैसे कि जो अब यहाँ से वर्किंग समझिए, जैसे आएगा EMF इक्वेशन ऐसे लिखिएगा, उसके बाद वो डायग्राम जैसे भी दिखाया था वो सब बनाइएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ। ये आपका देखिए, ये वेव फॉर्म है, किसका वेव फॉर्म? ये फ्लक्स का वेव फॉर्म है। फ्लक्स आपने देखा था, फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है उसका वेव फॉर्म है ये फ्लक्स। ये फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है उसका वेव फॉर्म है। कभी ये इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ऐसे होगा, इसको अगर आपने पॉजिटिव माना है, ये पॉजिटिव है, 0 से बढ़ते हुए डायरेक्शन यही है, इसका वैल्यू बढ़ता घटता हुआ 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 हो गया। अब दूसरे डायरेक्शन में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका, तो ये इसको कोई भी सिनुसोइडल वोल्टेज को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ओमेगा टी से, टाइम के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा है, इसीलिए ओमेगा टी साइन ओमेगा टी फाइव इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब यहाँ देखो ई, फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो वैल्यू है, ठीक है, एन डी फाइव बाई टी टी होता है। जो ई रहेगा हमारा, ये सॉरी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी है वो एन डी फाइव बाई डी टी होता है, हमेशा याद रखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ एन डी फाइव अपन डी टी होता है। ठीक है,
अब यहाँ फाई जो है, फाई क्या है, फ्लक्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये देखो, इस फाई को डी बाई डी टी मतलब डेरिवेशन करेंगे, अवकलन करेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी का, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब इसको यहाँ पे रख के हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो फाई एम तो बाहर सीधे सीधे आ जाएगा, इसको फाई मैक्स लिख दिया है, ठीक है। और फिर साइन ओमेगा टी क्या कहा जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आएगा, इतना तो आता है ना आप लोगों को। जब भी इस प्रकार से कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट टर्म तो पहले ही बाहर आ जाता है। साइन टी रहता तो कॉस टी आ जाता है, लेकिन साइन ओमेगा टी उसके साथ भी एक टर्म है तो वो बाहर आता है, ठीक है, इतना आप जान लो, सिंपल सा। ये बाहर आके यहाँ ओमेगा बनाया, ठीक है। तो ये फाई एम और ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये सिंपल सा टर्म्स हुआ। अब देखो इसमें ये भी बताया था मैं, सिनुसोइडल वो भी है, ये भी है ना। देखो कॉस का इक्वेशन है चाहे साइन का इक्वेशन है, वो सिनुसोइडल होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कॉस का इस प्रकार यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे, यहाँ जैसे यहाँ 90 पे साइन का मैक्सिमम होता है, तो कॉस का 90 पे 0 हो जाता है और 0 पे मैक्सिमम रहता है, तो यहाँ से उसका स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे फ्लो होता है, वो भी सिनुसोइडल ही रहता है, ठीक है। साइन हो या कॉस हो, दोनों सिनुसोइडल वोल्टेज का ग्राफ बताते हैं। तो ई भी जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो भी सिनुसोइडल है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पे साइन के सामने जो भी था, जो भी टर्म्स है, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसी प्रकार ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लाई है कॉस के साथ, वो इस वैल्यू, इस सिनुसोइडल वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसको लिखेंगे ई मैक्स, या ई एम भी लिख सकते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है, एन ओमेगा फाई एम, ठीक है। फाई मैक्स लिखा है या फाई एम बोलो, दोनों सेम है। अब देखो आरएमएस वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रिकल में, आपने हमेशा ये याद रखना है आपको, जब भी आपको आरएमएस निकालना, कोई भी सिनुसोइडल वोल्टेज हो, ठीक है, या साइन हो चाहे कॉस हो, सिनुसोइडल वोल्टेज या कुछ भी, कोई भी टर्म्स है, करंट है, वोल्टेज है, फ्लक्स है, उसका आरएमएस वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम जो भी वैल्यू है, जैसे ये फाई एम है, डिवाइड बाई √2 कर दो, ठीक है, आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। आरएमएस वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपन √2। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू ये है पूरा, इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो ई आरएमएस मिल जाएगा। आरएमएस वैल्यू आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जो 230 वोल्ट आपको घर में मिलता है वो आरएमएस वैल्यू ही रहता है। सिनुसोइडल वोल्टेज है लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ और है, आरएमएस वैल्यू कुछ और है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू में 230 में ये √2 का गुणा कर दोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू उसका जो है वो मिल जाएगा। 230 का निकाल के देख लेना एक बार घर में कितना आता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू, वही वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ई आरएमएस जो है, यहाँ से देखो एन ओमेगा, अब ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई/√2 को अलग कर लिया, एफ यहाँ से निकाल लिया, एन पहले से था डायरेक्ट लिख लिया, और ये फाई मैक्स या फाई एम। अब ये टर्म्स को जब आप कैलकुलेटर से करके देखना, ये 4.44 आएगा, फाई एन एफ, फाई एफ एन फाई ऐसे आ रहा है। ये मैं ये जैसे याद किया था उसे बता रहा हूँ, फाई को यहाँ रख के फाई एन एफ ऐसे करके मैं याद किया, या फाई एफ एन, आप जैसे भी चाहते हैं वैसे याद कर सकते हैं, ये 3 होना चाहिए। 4.44 ई आर एम एस इक्वल टू 4.44 एफ एन फाई, ठीक है, एम, ठीक है, ये एम याद रखना, एम होगा, ठीक है। तो ये ही आपका डेरिवेशन है, ये शॉर्ट में डेरिवेशन आपको दिखा दिए गए। अब इसको बड़े में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, वहाँ अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से देखते हैं। देखिए आपने हेडिंग लिखना है
EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन डिराइव करने हमेशा आता है। तो इस प्रकार से आपने सर्किट डायग्राम उसका बनाना है ट्रांसफार्मर का। ये प्राइमरी को ऐसे कनेक्ट करना है, प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है। ऐसे ऊपर से ऐसे लाते हैं, फिर यहाँ से उठा के फिर ऐसे पीछे, फिर आगे से ऐसे पीछे, ऐसे करते हैं। फिर ये जो टर्न्स है, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको लिख दिया मैं N1, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंडरी, ये इस प्रकार से कॉइल को लपेट दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये N2 है, और इसमें इंड्यूस वोल्टेज को हम लोग E2 बोल रहे हैं। तो उसी को, ये जो टर्म्स है उसको यहाँ पे हमने बताना है कि क्या क्या है। जैसे कि अप्लाइड वोल्टेज इन प्राइमरी, लेट अप्लाइड वोल्टेज इन प्राइमरी में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं V1 वोल्ट। ये जो अप्लाई वोल्टेज है इसको बोलते हैं, AC अप्लाइड वोल्टेज है V1। और टर्मिनल वोल्टेज इन सेकेंडरी, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई लोड नहीं लगाए हैं। टर्मिनल वोल्टेज V2, ठीक है, V2 आपको वोल्टेज मिल रहा है। जैसे इधर 230 वोल्ट सप्लाई लिए, इधर मिल रहा है आपको 12 वोल्ट पे आपको DC बनाएंगे तो 12 वोल्ट लेके रखे हैं, 12 वोल्ट तक AC प्राप्त होगा आपको, DC का भी प्राप्त नहीं होगा इससे। इसके बाद इसको रेक्टिफाई करके 12 वोल्ट बनाएंगे, तो ये जो 12 वोल्ट आपको मिलेगा तो ये टर्मिनल वोल्टेज रहेगा V2। उसके बाद बोलता है इंड्यूस वोल्टेज इन प्राइमरी E1, जैसे कि बता चुका हूँ। उसी तरह ये E2 है, इंड्यूस वोल्टेज इन सेकेंडरी। फिर ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स इन द कोर, ये जो कोर है, कोर में जो फ्लक्स है उसको मैं पाई बोल रहा हूँ, और फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। तो ये सब आप लिखोगे तब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हम मान रहे हैं फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो सिनुसोइडल रहेगा फ्लक्स। दिस फ्लक्स लिंक्स विद बोथ द वाइंडिंग, ये जो फ्लक्स है दोनों वाइंडिंग से लिंक होगा और उनमें E1 और E2 प्राइमरी में और सेकेंडरी में रेस्पेक्टिवली इंड्यूस करेगा, ठीक है। ये इसका यही मतलब है, एंड इंड्यूसेस वोल्टेज E1 एंड E2 इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू, ये देखो मैं स्मॉल से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि बताऊंगा, स्मॉल E इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपन डी टी, ठीक है। स्मॉल E है, इसका जो वैल्यू है माइनस बताया था वो, देखो पिछले वाले डेरिवेशन में माइनस नहीं था, अभी माइनस है। और दो टाइप के डेरिवेशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस लगाए हैं कि यहाँ जो लेंथ जो है वो फॉलो हो, ठीक है। माइनस एन डी फाई अपन डी टी। अब E इक्वल टू माइनस एन डी फाई, देखो फाई की जगह आप क्या लिखें, फाई एम साइन ओमेगा टी लिख दिए। अब यहाँ पे देखो फाई एम साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फाई एम डायरेक्ट निकल जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और ये साइन का कॉस हो जाएगा। सेम चीज वहाँ यही था, यहाँ भी यही है। ये माइनस का क्या रोल है वो बताने के लिए है बस थोड़ा सा, कि ये माइनस जब अंदर जाएगा और इसको साइन की तरह साइन वेव बनाएंगे, जैसे कोसाइन ही हुआ, ये कॉस का इक्वेशन है, उसको साइन बनाने के लिए बस माइनस को लेके दिखाया है कि फाई जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है और E में क्या रिलेशन है, उसके लिए बस ये नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करके बनाया है। आप ये सिंपल सा न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, और 10 से छोटा पूछा है, 5 नंबर या 6 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो इतना भी कर दोगे तो हो जाएगा, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और 10 नंबर के लिए पूछा है तो ऐसे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े अच्छा, तो ये पूरा आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है, लिख के याद करना है। अब देखो E इक्वल टू माइनस वाला साइन अंदर जाता है
और ये इस प्रकार से ये π/2 है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, मुझे समझाने के लिए लिखा था वो छूट रहा है। जैसे कि कॉस है, कॉस ओमेगा टी को साइन में हम चेंज करना है, किसी भी कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करने के लिए π/2 माइनस थीटा लिख देते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे ओमेगा टी को थीटा बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी को मैं इतना लिख सकता हूँ, माइनस पहले से है। अब ये जब माइनस अंदर जाता है तो ये साइन के अंदर चला जाएगा और ये चेंज हो जाएंगे, ओमेगा टी माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, जी इस प्रकार से मैं बस ये दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे इसका यही मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है उससे π/2 लैग करता है। ये बस इतना दिखाने के लिए इतना किया गया है। ठीक है, कितना डिग्री से लैग करता है? π/2 डिग्री से लैग करता है। ये एक्चुअल इक्वेशन है ईएमएफ इंड्यूस्ड का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसीलिए स्मॉल ई से इसको मैं दिखा रहा था अलग से। आरएमएस वैल्यू के लिए कैपिटल ई यूज करूंगा इसीलिए। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए स्मॉल ई में दिखा रहा था। अब देखो, ये समझ में आ रहा है ना आपको? उस साइन ओमेगा टी था, जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है φm साइन ओमेगा टी था ना। ठीक है, अभी ओमेगा टी माइनस π/2 ये जो आया है, ओमेगा टी माइनस साइन, तो ये सब तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है। साइन का इक्वेशन में देखो, ओमेगा टी माइनस π/2 मतलब लैग कर रहा है, π/2 से लैग कर रहा है। ई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फाई से इतना लैग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके आगे देखो, नाउ ई मैक्स, ई एन जिसको लिख रहा हूँ, एन फाई, अब उसके बाद सब सेम है, एन फाई एम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद आरएमएस वैल्यू जब भी आपको निकालना रहता है, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करो, और जो ओमेगा है, ओमेगा खोल दो 2πf से, और बाकी सबको n⁵/m सब लिख के ये इतना भाग करोगे, 2π/√2 करोगे तो 4.44 आता है, 5mFn। ठीक है, E = 4.44 5mFn वोल्ट, इतना आपको दिखाना है। ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेशन है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ऐसे आता है, डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ही पूछता है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो ये इतना तो आ गया। अब इसके आगे एक चीज और है, शायद इसमें नहीं, इसके आगे एक चीज और है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी इतना आप लोग जान लो कि ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा उसका सूत्र क्या होगा, क्या क्या पे डिपेंड करेगा। देखो, कब जो फ्लो हो रहा है उसके मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स इन द कोर, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी, जैसे 50 हर्ट्ज का सप्लाई था उसका फ्रीक्वेंसी पे, और नंबर ऑफ टर्न्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टर्न्स होगा वहाँ पे उतना नंबर ऑफ टर्न्स। ये n1 n2, E1 का वैल्यू n1 पे डिपेंड करेगा, E2 का वैल्यू n2 पे डिपेंड करेगा, दोनों अलग अलग रहेगा वैल्यू। n1 वैल्यू ज़्यादा है n2 से तो E1 भी ज़्यादा होगा E2 से। समझ में? तो ये कंप्लीट हुआ हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन।
अब इसके बाद जो भी डाउट है आप या कमेंट कीजिए, मैं आपको जैसा हो वॉइस वॉइस के थ्रू बता के या लिख के फ़ोटो क्लिक करके मैं भेज दूँ। ठीक है, ग्रुप पे आप पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।